हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले जो चैप्टर था वो कौन सा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी किसी भी वायर में हम करंट फ्लो करवा करके उससे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे। आज उसका उल्टा करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इंड्यूस वोल्टेज बनाएंगे, यानी इंड्यूस वोल्टेज बनाएंगे, यानी जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। और उससे हम क्या बना सकते हैं? करंट, यानी इंड्यूस वोल्टेज अपने पास आ गई। अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो हो जाएगी उस सर्किट में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि पूरा काम किस पे है? मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको जान लेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जान लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फेराडे लॉ और लेंज लॉ को पढ़ेंगे, यानी फेराडे लॉ के बारे में जानेंगे एकदम शॉर्ट में, और लेंज लॉ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में से, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए परपेंडिकुलर सरफेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सेम ही इसमें कर देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लक्स। तो देखो फ्लक्स की जो वैल्यू है अपने पास वो आएगी फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। क्या आएगी? बी ए कोस थीटा। अगर हम स्मॉल टर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कोस थीटा। बात दोनों की एक ही है। ठीक है, ये तो बात हुई फ्लक्स की। अब जो अपन को बात करनी है वो करनी है फेराडे लॉ की। किसकी बात करनी है? फेराडे लॉ की। यानी अब जो हम बात करेंगे वो है अपना फेराडे लॉ। फेराडे लॉ, देखो इसके स्टेटमेंट को समझो। पहला जो स्टेटमेंट था, यानी फर्स्ट इसका स्टेटमेंट जो था वो क्या था? फेराडे लॉ में जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो क्या था? कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, यानी अगर फ्लक्स को फाई को हम चेंज कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ईएमएफ बनेगा। ई एम एफ तो बनेगा ही बनेगा। जब भी हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ तो बनेगा। पहला स्टेटमेंट तो ये था। अगर सर्किट कंप्लीट है तो क्या हो जाएगी? करंट फ्लो हो जाएगी। अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होने लग जाएगी। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ईएमएफ तो बनेगा, यानी इंड्यूस वोल्टेज तो बनेगा। आगे दूसरे में कहा है कि ये जो इंड्यूस वोल्टेज बनेगा जिसको हम ई से लिख रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने तेजी से क्या कर रहे हो? फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लिखे तो E इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी ये क्या है अपने पास? फेराडे का लॉ, सेकेंड लॉ ये बताया था। लेकिन बीच में कौन आ जाते हैं? लेंज, लेंज लॉ। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जिसके कारण इंड्यूस वोल्टेज बनेगा उसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। यानी जिसके कारण इंड्यूस वोल्टेज बनेगा उसी को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब जिसके कारण इंड्यूस वोल्टेज बनेगा उसी को ही अपोज करेगा। यानी ई जो है वो क्या आ जाएगा? माइनस में एन डी फाइव बाई डी टी। ये इसका अपडेट वर्जन है। अब इसको हम क्या करेंगे? जब भी हमारे को ईएमएफ निकालना होगा, चाहे वो भले फेरेडे लॉ से निकालने हैं अपन, लेकिन यूज कौन सा करेंगे? लेंज लॉ का जो क्वेश्चन आ गया जिसमें अपडेट आकर के और माइनस का साइन आ गया, यानी ये जिसके कारण बनेगा उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, यानी ये बात हुई अपने पास फेराडे लॉ की और लेंज लॉ की। यानी अभी आपको ईएमएफ का जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। इसी से हम सोल्व करेंगे। अब देखो कुछ बातें और देखते हैं। हमारे पास फ्लक्स जो आया, हमारे पास जो फ्लक्स आया वो कैसा आया अपने पास? हाँ, देखो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आई थी फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, और अब हमारे को मिल गया इंड्यूस वोल्टेज इक्वल टू माइनस एन
डी फाई बाई डी टी, यानी फाई क्या होगा, चेंज होगा। अब फाई को चेंज करने के लिए आपके पास तीन टर्म है, या तो बी को चेंज कर दो, या ए को चेंज कर दो, या कोस थीटा को चेंज कर दो। हम तीनों को एक एक करके चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को चेंज करते हैं, ए चेंज। जब ए को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो, इंड्यूस वोल्टेज इक्वल टू माइनस एन डी ए बाई डी टी, यानी बी और कोस थीटा हो जाएगा सेम, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो दूसरा टर्म ये लिख सकते हैं, माइनस में एन बी कोस थीटा, इसको मैं क्या लिख दूं, चेंज इन एरिया बाई टाइम, ये भी हो सकता है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो फॉर्म चेंज कर रहे हैं, आपको चेंज कर करके दिखा रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से कर सको, यानी फॉर्म एक ही है, एक ही बात है, ए टू माइनस ए वन बाई टी, यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि एरिया का चेंजमेंट होना चाहिए, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन से हो, चाहे वो डेल ए से हो, और चाहे वो ए टू माइनस ए, यानी तीनों एक ही फॉर्म है, ये कोई अलग नहीं है। ठीक है, ये तो बात हुई जब ए चेंज हो रहा हो सकता है कि ओनली बी चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो सकता है, यानी ओनली बी चेंज। सेकंड नंबर कौन सा है, ओनली बी चेंज, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या लिखेंगे अपन, E इक्वल टू माइनस एन ए कोस थीटा डी बी बाई डी टी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन ए कोस थीटा बी टू माइनस बी वन बाई टी। ठीक, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एन ए कोस थीटा डेल बी बाई टी, यानी डेल टी, डेल बी बाई डेल टी। ये अपने पास इसकी फॉर्म बनी। अगर ए ओनली ए चेंज हो रहा तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, अगर बी चेंज हो रहा तो इस प्रकार से लिखेंगे, और तीसरी टर्म है अपने पास थीटा की, मतलब रोटेशन की, रोटेशन। जब रोटेशन हो रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोस थीटा का चेंजमेंट होगा, यानी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों लिखा, थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, तो अब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा क्या कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी की फॉर्म में इसको लिख दिया हमने। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास, ई इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसके साथ माइनस था तो क्या हो गया प्लस। तो मैक्सिमम ई की वैल्यू क्या आ सकती है, ई मैक्सिमम आ सकता है एन बी ए ओमेगा, एन बी ए। क्या ये बात समझ में आई कि हम क्या कर सकते हैं, ए को चेंज कर सकते हैं, हम बी को चेंज कर सकते हैं, हम इसको रोटेट करवा सकते हैं, तीन कंडीशन से हम इसका फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरेटर के केस में हम ये करवाते हैं, हो सकता है किसी केस में हम ये करवाएं और किसी केस में ये करवाएं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, या फिर एरिया को चेंज कर दें, या फिर उसको घुमा करके उसके एंगल को चेंज कर दें। इन तीनों को चेंज करने से फ्लक्स का क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा, और वो जो हम चेंज कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को अगर हम एन से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक कोयल का हमने बताया, उसको एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी भी कोयल है अपने पास उन सब का आ जाए, तो उसको लिखते हैं माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। क्या ये बात समझ में आई, यानी ये मेन था अपना पास ईएमएफ, यानी इंड्यूस वोल्टेज निकालना। ये क्या है, इंड्यूस वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, आगे चले, आइए फिर नेक्स्ट। अगर हम आगे बात करें तो जब वोल्टेज बन गया, वोल्टेज बन गया और सर्किट कंप्लीट है, तो करंट भी फ्लो होगी, यानी करंट भी बनेगी, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। जब करंट बन गई तो उसका चार्ज भी बन सकता है, मतलब उसको बोलते हैं हम इंड्यूस चार्ज। यानी दो चीज़ और पढ़ेंगे अपन, इंड्यूस करंट और इंड्यूस चार्ज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंड्यूस करंट की। इंड्यूस
करंट। अब करंट का हमें पता है कि करंट आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। वी का मतलब यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज है, तो आई इक्वल टू इंड्यूस वोल्टेज कितना है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और ये लिख दिया मैंने आर। अब मैंने एक ही रखा है, जो भी अपने को डी फाइव बाई डी टी की सुटेबल वैल्यू लगे इन तीनों में से, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तीनों को अलग अलग ना लिख करके हमने एक में ही लिख दिया इसको, माइनस एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी, तीनों के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब हमने जो ये वोल्टेज निकाला है, इसमें आर का डिवाइड करके निकाल सकते हैं, इसमें आर का डिवाइड करके निकाल सकते हैं, इसमें आर का डिवाइड, यानी वी में आर का डिवाइड करना अपने को। ठीक, ये आगे करंट, जैसे करंट आई, दूसरा हम निकाल सकते हैं इंड्यूस्ड चार्ज Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई और टी। अब ये स्मॉल में है डी टी, तो इसको ऐसे लिख दूँ, Q इक्वल टू आई मतलब माइनस एन बाई आर डी फाइव, क्यों डी टी कट जाएगा, यानी जो चार्ज है इंड्यूस चार्ज वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टी पे डिपेंड नहीं करता, यानी चार्ज जो इंड्यूस चार्ज है वो टी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम, जो फेराडे के एक्सपेरिमेंट थे उनमें से थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, यानी फिर अपना क्या हो जाएगा ये टॉपिक है शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा। देखो फेराडे का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, मान लीजिए कि कोयल है, ये कोयल है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेट है, ये एन ले लिया, ये एस ले लिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। जब इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन हो सकता है कि दोनों एक साथ चल पड़े, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, यानी ये क्या है, रिलेटिव नहीं है, इसका रिलेटिव देखें तो जीरो है। यहां से इसका रिलेटिव मोशन है और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा है, तो वहां से इंड्यूस वोल्टेज बनेगा। मैं कहूँगी ये इधर आ रहा है वी की तरफ, जो ये कोयल है उसकी तरफ आ रहा है वी वेलोसिटी से, अगर ये इधर आ रहा है तो लेंज ने क्या कहा था, जिसके कारण बनेगा उसी का विरोध करेगा। बन किसके कारण है, एन के कारण, इसका मतलब एन का ही विरोध करेगा। एन का विरोध कौन करेगा, एन ही करेगा, एन का विरोध एन करेगा, इसका मतलब ये एन बनेगा, इधर इधर एन बनेगा, ये वाला, तो एन बनेगा तो उसमें करंट कैसे फ्लो होगी, एन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ऐसे, यानी करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे, यानी इधर से तो अंदर जाएगी, इधर से बाहर आएगी, ऐसे ऐसे फ्लो होगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये वापस जा रहा है, सेम ही पोल वापस जा रहा है, ये एन है, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ऐसे, ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी इधर कर रहा है। अब ये एन का विरोध करेगा, जाने नहीं देगा, तो एन को कौन नहीं जाने देगा, अगर एन बनेगा तो रिपल करेगा, एन को कौन नहीं जाने देगा, एस, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एस बनेगा, और जैसे ही ये एस बनेगा इसका मतलब इसमें करंट किधर होगा, इस तरीके से होगा। ठीक, बात समझ आई कि जब इसमें रिलेटिव मोशन होगा तो इंड्यूस वोल्टेज बनेगा, और जब इंड्यूस वोल्टेज बना है उसके बाद यदि सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी बनेगा। ठीक है, और कितना बनेगा, यानी आर का डिवाइड करना केवल इंड्यूस वोल्टेज में। यानी कुल मिलाकर के हमने ये बातें की आज फ्लक्स के बारे में, और ये वाला इंड्यूस वोल्टेज जो फेराडे ने बताया था, और ये कैसे चेंज होता है, ये वाली बातें, और उसके बाद हमने थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट किया और चार्ज और करंट के बारे में। इतना यदि हमने सीख लिया तो हम अब क्या आगे फेराडे लॉ के क्वेश्चन को से सोल्व करते हैं। आइए, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी तो चेंज नहीं हो रहा, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट, अच्छा स्क्रैनिंग एट 2 mm per second, 2 mm per second, induce EMF in the loop when the radius is 2 सेंटीमीटर, जब ये चेंज होती होती 2 सेंटीमीटर हो गई उस समय इसमें इंड्यूस EMF कितना था। तो सबसे पहली बात तो इंड्यूस EMF हमें निकालना है, तो माइनस एन ए बी कोस थीटा, और ये लिख दिया डी बाई डी टी। ठीक है, अगर मैं इसको सही से लिखूं, यानी इंड्यूस वोल्टेज E इक्वल टू एन है क्या, नहीं है, तो बी, और चेंज कौन आ रहा है ए, तो डी ए बाई डी टी
परपेंडिकुलर रखा हुआ मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 0। तो यहां से देखो बी की वैल्यू, बी कितना है 0.04 मल्टीप्लाई एरिया। एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें, पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो 0.04 पाई टू आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगी 0.04 टू पाई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है देखो पाई ऑप्शन में, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखनी। आर की जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर यानी 2/100, 2/100 और मल्टीप्लाइड चेंज इन रेडियस कितनी है 2 mm बाई सेकेंड। 2 mm कितना है मतलब 10 की पावर, ये लो 1000 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें वैल्यू जो कटने वाली है उसको काट देते हैं, इसका ये पॉइंट हटा के यहाँ भी 100 लिख देता हूँ। तो 2 2 4 और ये कितने हो गए 7, तो 10 की पावर -7 तो ये आ गया। फिर 4 × 4 16, तो 32 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 वोल्ट। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है, 3.2 पाई तो है और 10 की पावर 6 है। देखो इसको ऐसे लिख दूं मैं 3.2 पाई 10 की पावर 6 को क्या लिख दूं माइक्रो वोल्ट, 10 की पावर -6 को क्या लिख दूं माइक्रो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट। यानी इसमें एरिया वाला जो है ना डिफ्रेंसिएशन, इसको ध्यान से देखना कि रेडियस को चेंज हो रहे हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन किस प्रकार से करेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है तो 2r dr बाई dt। क्लियर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना अपने को, ठीक है। तो ये कौन सा ठीक है इसको देखना है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ देखो द इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जिधर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होती है उसको अपोज नहीं करता, यानी उसके अपोजिट नहीं होता। ये बात तो उसने बताई थी कि होता है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे, ओनली द मैग्नेट शुड बी मूव टुवर्ड्स द कोयल, यानी केवल और केवल कोयल की तरफ मैग्नेट आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, रिलेटिव होना चाहिए, चाहे मैग्नेट की तरफ कोयल आए चाहे कोयल की तरफ मैग्नेट आए, कोई फर्क नहीं होगा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। अब इन दो में देखते हैं, दो तो काट दिए हमने। इन द इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसको जो अपोज करने वाली डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन फ्लक्स, जब हमारे पास रिलेटिव मोशन होगा उस समय इसका फ्लक्स चेंज होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो ही फ्लक्स चेंज होगा, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो चार्ज की वैल्यू अभी निकाला था हमने, चार्ज की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, चार्ज की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू एन आर डी फाइव, यानी डी फाइव बाई आर लिख सकते हैं इसको, डी फाइव बाई आर, डी फाइव बाई आर, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, ये है हमारे पास एक रिंग और इस कोई मैग्नेट को ऊपर से छोड़ा जाता है, मतलब ये रिंग है इसमें ये मैग्नेट आ रही है, मैग्नेट आ रही है मतलब देखो ध्यान से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था इसका मतलब इंड्यूस वोल्टेज बनेगी, इंड्यूस वोल्टेज बनेगी तो इस कोयल में क्या होगी करंट फ्लो होगी। ये एन नीचे गिर रहा है मतलब ये क्या करने लग जाएगा एन की तरफ बिहेव करने लग जाएगा, एन की तरफ बिहेव करने का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सामने लगा देगा। देखो एन से मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इधर नीचे की तरफ आएगा, ये क्या करेगा सामने मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा, तभी तो वो अपोज होगा। सामने मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे ऐसे करंट घूमेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस प्रकार से। अब ये डायरेक्शन कौन सी है ऐसे, ये है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो देखिए फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, है तो कोई बात नहीं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी देख लिया हमने कि क्या होगा, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। नेक्स्ट, इफ ए कॉइल ऑफ
40 tons and area 4 centimeter square is suddenly removed from a magnetic field. It is observed that a charge of 2 multiplied 10 की power minus 4 follows into the coil. If the resistance of the coil is 80 ohm, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछा अपने को, तो मैग्नेटिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं। हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, हमारे पास एन की वैल्यू है, हमारे पास एरिया की वैल्यू है। यानी चार्ज जो होता है वो क्या होता है, एन बाई आर और डी फाई, ठीक है। यानी फाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो चार्ज जो होगा वो होगा एन, फाई को लिख देंगे बी ए बाई आर, आर कहाँ लो रेजिस्टेंस। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व। एन की वैल्यू देखो, एन लिखो, चार्ज की वैल्यू ये रही 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4, एन की वैल्यू कितनी है 40, बी क्या है हमें निकालना है, एरिया कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4, सेंटीमीटर था मीटर में बना दिया, अपॉन आर कितना है 80। देखो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कट गया, ये देखो 40 से 2 बार, 2 से ये 2 बार, ये 2 से ये 2, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ पे 1, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, अच्छा उधर यूनिट दे रखी है अपने को नहीं लगानी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जो आंसर आएगा वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में आएगा, कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, टू कॉइल ए और बी हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा देखो ये अगले वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, लेकिन ये यहीं आ गया तो मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला। E इक्वल टू होता है एम डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो हमारे पास E की वैल्यू निकालने के लिए M की वैल्यू तो है M, डी आई बाई डी टी, इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो 5 मल्टीप्लाई 10 पाई मल्टीप्लाई कोस 10 पाई टी, और मैक्सिमम की बात हो रही है ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम मतलब ये कोस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो इसको छोड़ देंगे, यानी 1 हो गई इसकी वैल्यू मैक्सिमम। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 की 10 पाई, ऑप्शन किस में पाई में है, इसका मतलब इसको देखो सोल्व कर देते हैं, ये हो गया 10 10 10 100, ये कट गया इससे, यानी ई की वैल्यू कितनी आ गई पाई वोल्ट, कितनी आ गई पाई वोल्ट, कितनी आ गई पाई वोल्ट, पाई वोल्ट। आगे पढ़ेंगे हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस को। सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस दे रखी है अपने को, टर्न्स दे रखे हैं, टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है, और इसको रखा परपेंडिकुलर अर्थ मैग्नेट, मैग्नेट से अर्थ का हो चाहे मैग्नेट का हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इसका क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड की जगह इसको काम लेके वैल्यू निकालनी है। द कॉइल इज रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर बाई एन एंगल 2 पाई, 2 पाई का मतलब है जैसे कॉइल को ऐसे पकड़े थे, ये कॉइल है, इसको घुमा के ऐसे रख दिया वापस, इसका मतलब ये जो फ्लक्स चेंज करेगी वो क्या करेगी यहाँ तक करेगी, उसके बाद वापस वही, तो ये चेंज जो फ्लक्स है वो कितना करेगी 180 तक करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि 0 से 180 तक घुमाया, 0 से 180 तक घुमाया। आइए घुमाया रोटेट हो रहा मतलब कोस थीटा में चेंजमेंट हो रहा है, बाकी चीज सेम, तो E इक्वल टू माइनस एन बी ए, कोस थीटा में चेंजमेंट को क्या लिख देंगे कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यानी कोस थीटा 2 माइनस 1 हो जाएगा ये। अगर हमने इसका लिख दिया तो ये माइनस काट देते हैं इसका, ठीक है। पहले देखो n की वैल्यू कितनी है 500, n की वैल्यू 500, b की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, एरिया कितना है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर 10 की पावर माइनस 4, पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस टी की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो ये आ गया दोनों को मिला के 2, कितना आ गया 2, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू आई है अपने पास, ये वैल्यू आई है अपने पास, एन की वैल्यू तो है 500, बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4,
और आ गया इसका 2। इसको सोल्व कर देते हैं। देखो 2 0 1 2 3 और 4, ये 4 से कट गया। ठीक है, यानी ये आ गया अपने पास 6 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 6 पाई 10 की पावर -5 निकालना क्या अपने को। हाँ, अपॉन टाइम भी तो है ना इसके, अपॉन टी, अपॉन टी, और इसके अपॉन में टी कितना है 0.5, 0.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो 60 5/5 10 की पावर -1। हाँ 10 की पावर -5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इंड्यूस करंट निकालना, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो यानी 2 और लिख देंगे इसके साथ 2 ओम। ठीक है, ये 10 हो गए, ये इससे कट गए, और क्या बचा अपने पास इसका 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 6 पाई भी है इसके साथ, ये पाई 6 पाई 10 की पावर -5। वैल्यू ठीक रख दी क्या, वैल्यू में गड़बड़ हो गई क्या, बी की वैल्यू ये रख दी, ए की रख दी, एरिया पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया, ये भी ठीक है। ये भी सही है, 0.5 सेकेंड। इंड्यूस करंट मतलब 2 ये भी रख देंगे, ये वैल्यू भी ठीक है। इन 3 पाई, और 3 पाई की वैल्यू अब अपने को रखनी पड़ेगी। ठीक, यानी इसकी वैल्यू अप्रोक्स रख रहे हैं अपन 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, यानी हम ये लिख सकते हैं कि 2 पाई भी इसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यानी इसमें 10 का डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 का डिवाइड, यानी 10 का डिवाइड करेंगे तो देखो इसमें कितना आएगा वैल्यू 6 पाई था ना, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, 2 की वैल्यू काट दी थी क्या अपन ने। चलो दोबारा करते हैं इसकी कैलकुलेशन, वैल्यू गलत लिखी गई शायद, चलो दोबारा कर देते हैं। देखो एन की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल ये रहा, हाँ सर्कुलर कोयल है तो पाई आर की वैल्यू कितनी होगी 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मतलब 10 की पावर -2 लिख देता हूँ इसको, और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये देखो 1 और 2 ये कट गया इससे, ये 5 से 10 हो गया, यानी 1 इससे कट गया तो 4 हो गया। अपॉन क्या है इसके नीचे टाइम, टाइम कितना 0.5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और अगर इसमें डिवाइड कर दें टाइम का, सॉरी रेडियन रेजिस्टेंस का, तो आ जाएगा 3 पाई 10 की पावर -4। ठीक है, 10 की पावर -4। अब देखो यहाँ से इसको 2 रेजिस्टेंस था इसका 2 ओम, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो क्या आ जाएगा 1, तो इसका नीचे कुछ बचा नहीं। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यहाँ से अगर देखें तो अप्रोक्स इसको क्या मान सकते हैं 10, तो ये 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इक्वल टू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी वैल्यू रखने में हमने गलती कर दी थी, जिसके कारण वो कैलकुलेशन सही सी हुई नहीं, तो दोबारा से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 22 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर लूप की साइड कितनी है 22 सेंटीमीटर, इज कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल लूप। देखो जैसे ही स्क्वायर लूप को हमने कन्वर्ट करके सर्कल बना दिया, मतलब उसका एरिया चेंज हुआ है, एरिया क्या हुआ है चेंज, इसका ना चेंज इन एरिया लिखना पड़ेगा।
और ये पूरी प्रोसेस कितने टाइम में हुई है? 0.4 सेकंड में हुई है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.2 है। यानी हम ये कहेंगे कि इंड्यूस वोल्टेज यहाँ पे आएगा, वो आएगा अपने पास एन बी कोस थीटा और A2 माइनस A1 बाई टी। ठीक है, तो एन की वैल्यू है क्या अपने पास? एन तो एक, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बिल्कुल 0.2। क्या कोस थीटा, मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हो तो एरिया वेक्टर और उसमें मैग्नेटिक फील्ड में वैल्यू कितनी आएगी? 0 का एंगल आएगा, और 0 का एंगल आते ही कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एरिया, अब देखो एरिया एक बार तो अपने को लिखना पड़ेगा स्क्वायर का, एक बार लिखना पड़ेगा अपने को सर्कल का। तब स्क्वायर का एरिया तो कितना हो गया? देखो स्क्वायर का एरिया तो एकदम सीधा है 22 मल्टीप्लाई 22 और 10 की पावर -4। लेकिन सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए आर। आर के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये साइड है ये कितनी है? 4 है। इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी इसकी। भाई पूरा जो वायर है वो स्क्वायर बना रखा, साइड 22 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है। इसका मतलब टोटल जो लेंथ होगी वायर की वो कितनी होगी? 88। अगर 88 को हमने सर्कल में मोड़ा है, इसका मतलब हमने उसकी सरकमफेरेंस काम में लिया 2 पाई आर इक्वल टू 88। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी? 88 बाई 2 पाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं 44 बाई पाई। पाई इसलिए नहीं काट रहे, कट तो जाएगा, लेकिन आगे हमें काम में लेना वापस, तो क्यों काटना? ये वाली वैल्यू एरिया में रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की पाई रख लिया 44 मल्टीप्लाई 44 बाई पाई स्क्वायर लिख लिया। एक पाई से एक पाई काट दिया, यानी सर्कल का एरिया तो ये आ गया और उसका एरिया ये आ गया। सेंटीमीटर को मीटर में बना देते हैं, ये लो। इसका मतलब ये एरिया ज़्यादा होगा, इसमें से इसका माइनस कर देते हैं। सर्कल वाले एरिया में से, सर्कल कौन सा है? 44 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 22 मल्टीप्लाई 22, और ये लिख दिया मैंने 10 की पावर -4। एरिया आ गया। टाइम कितना है? 0.4, 0.4, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया। ये आ गया अपने पास 1/2। इनमें से कॉमन लेते हैं हम 22 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, तो ये बच जाएगा 4/पाई, 4/पाई -1 10 की पावर -4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 11। 11 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 242 आ जाएगा, 242 इंटू, इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी? 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई बाई पाई और 10 की पावर -4। ठीक है, सॉरी, यहाँ से वैल्यू रखो पाई की। पाई यार इसको यहीं सोल्व करते ज़्यादा इजी रह जाता, कोई नहीं। अब तो 242 मल्टीप्लाई 3.14 यानी 0.86 बाई 3.14 10 की पावर -4। इसका क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, इसको सोल्व करने में थोड़ा कठिन हो जाएगा, करते हैं पर फिर भी देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई की वैल्यू 22/7 लिख दूँ ताकि 7 से कट जाए। 7 22 हो जाएगा, 7 28 -22 6/22। हाँ, मैं इसको ये रख देता हूँ 22/7, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो 242 ये हो जाएगा 4 माइनस 22/7 अपॉन 22/7 10 की पावर -4। ठीक है, आगे लेते हैं पेज। यानी है 242 इंटू 4 माइनस 22/7
अपॉन 22/7 और 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। सोल्व करते हैं इसको। 242 इंटू ये हो जाएगा 28, ये लो ऐसे लिख सकते, 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा 242 इंटू 6/22 10⁻⁻4। ये कितने बार कटेगा? 11 बार। तो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 इसको लिख सकते हैं। 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर लंबी हो गई, लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ रख देते तो थोड़ी छोटी हो सकती थी, लास्ट में रखी जो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो स्टेप है वो बढ़ गई कैलकुलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट ये लो नेक्स्ट। एक कोयल having an area 2 meter square is placed in a magnetic field which change from 1 Weber per meter square to 4 Weber per meter square as interval 2 second। ये यहाँ पे 2 है, 2 second। The EMF induced in the coil will be, induce EMF बताना अपने को, तो induce EMF हमें पता कितना होता है, BA/T यानी फ्लक्स बाई टाइम। तो इंड्यूस वोल्टेज E इक्वल टू बी कितना अपना, चेंज इन बी, चेंज इन बी कितना है 3, एरिया कितना है 2, टाइम कितना है अपने पास 2, 2 से 2 कट के कितना आ गया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। क्लियर, आगे चले, चलते नेक्स्ट। द मैग्नेटिक फील्ड दे रखा अपने को 2T + 4T² applied perpendicular to the plane of a circular wire of radius r। सर्कुलर वायर की रेडियस क्या r है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। इफ ऑल द यूनिट आर इज इन SI, the electric charge that flow through the circular coil during t equal to 0 से t equal to 2 सेकेंड तक हमें क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाई आर, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो यहाँ से देखो चार्ज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी इन ए, तो एरिया तो है सेम, बी क्या है B2 - B1 क्योंकि टाइम पे डिपेंड कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो एक बार तो जीरो रखेंगे तो B1 तो हो जाएगा जीरो, देखो टी की वैल्यू जीरो, ये जीरो, ये जीरो, टी की वैल्यू 2 तो 2 2 4, ये हो जाएगा 20, यानी हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 20A/R। अब जो भी वैल्यू है वो रख देते हैं। ये तो है अपने पास रेजिस्टेंस, और जो रेडियस है वो कितनी है स्मॉल r, तो πr²/r यानी 20πr²। एरिया को क्या लिख दिया πr², तो 20πr²/r, 20πr²/r, ये वैल्यू आ गई अपने पास। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंट्स वर्टिकली अप एंड इट्स स्लोली चार्ज in magnitude but not in direction. The rate of change of the magnetic field is A, यानी dV/dt, dB/dt, ये मिल गया अपने को A। एक कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R, रेजिस्टेंस R is held perpendicular to the magnetic field and is totally inside. The induced current in the ring is, करंट हमारे को बताना, तो I इक्वल टू क्या आएगा N/R dφ/dt। अब N है क्या अपने पास, N की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक है 1/R, एरिया हो गया πr², और मैग्नेटिक फील्ड B की dV/dt यानी क्या हो गया A, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई πr²A/R, πr²A/R।
यानी यहाँ से एन बाई आर, एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू आर, फिर यहाँ लिखा जाएगा फाइव की जगह हम लिखेंगे बी और ए। अब एरिया तो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसने बोला है मैग्नेटिक जो फील्ड है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से वैल्यू निकालनी अपने, या डी बी बाई डी टी की वैल्यू है ना अपने पास, डी बी बाई डी टी ए, तो इसको लिख दिया हमने फाइव पाई आर स्क्वायर ए बाई आर, ठीक है, यानी ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस द लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज गिवन बाई, ये अपने को क्या दे रखा है, फ्लक्स है फाइव, करंट इज इंड्यूस इन द लूप आफ्टर 2 सेकेंड, करंट की वैल्यू बतानी है अपने को, तो करंट की वैल्यू आई इक्वल टू क्या होगा कि 5 बाई टी एंड डी 5 बाई डी टी, और ये हो जाएगा अपने पास एन बाई आर, एन बाई आर डी 5 बाई डी टी। करते हैं वैल्यू को सोल्व, एन कितने हैं 1, आर कितना 10 मल्टीप्लाई डी 5 बाई डी टी, मतलब इसका क्या करना अपने को, डिफ्रेंसिएशन, तो कितना हो जाएगा 10 टी माइनस 4, 10 टी माइनस 4, टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 4, और इसके साथ माइनस आता है, ये कितना हो जाएगा 2 बाई 10, यानी 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट पे, इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला, एरिया ऑफ ए कोयल चेंज फ्रॉम 101 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस विच इज 2 ओम, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी हमारे को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी डेल 5 बाई आर, 5 की वैल्यू क्या निकालेंगे अपन, यानी बी डेल ए बाई आर, अब इसमें वैल्यू रख दो, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी है 0.05 मल्टीप्लाई एरिया, चेंज इन एरिया कितना है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4, 100 से 101, यानी कितना हो गया 1, और सेंटीमीटर में इसको मीटर में बना दिया, अपॉन आर की वैल्यू, आर कितना है 2, तो यदि यहाँ से देखें तो 5 बाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, यानी आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, यानी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2.5 माइक्रो और कुलाम, माइक्रो कुलाम। अच्छा, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ 2.5 10 की पावर माइनस 6, 2.5 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, ये वाली वैल्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये तो फॉर्मूला ही अभी निकाला था हमने कि एसी जनरेटर है, ए कोयल विथ एंट्रेंस ऑल ऑफ द सेम एरिया ए एंड टोटल रेजिस्टेंस आर रोटेट विथ ए फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन द कोयल इज, तो इसके लिए हमने देखा था कि जब रोटेट कर रहा होता है उस कंडीशन में हमारे को कोस को चेंज करना होता है, यानी एन सेम आता है, बी सेम आता है, ए सेम आता है, कोस को हम चेंज कर रहे होते हैं, कोस को चेंज कर रहे होते हैं तो ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है, मैक्सिमम की बात है तो इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, यानी एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, देख लो एन बी ए ओमेगा, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एन इलेक्ट्रॉन मूव एन ए स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई, इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ए बी सी डी इज द कोयल adjacent to the path of electron, what will be the direction of current if any induced in the coil, यानी इसमें करंट की डायरेक्शन अपने को बतानी है, तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कोयल, यानी जिधर कोयल में इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू होगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी,
ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होता है वही करंट के डायरेक्शन लेते हैं अपन, या फिर इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन लेते हैं। क्लियर? ये तो 10th क्लास में भी अपने पढ़ा होगा। एक कोयल हैज एन एरिया 0.05 and it has at 100 turns, it is placed perpendicular in a magnetic field of strength 4 multiplied 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इट इज रोटेट थ्रो 90 डिग्री, यानी जीरो से कहाँ ले गए 90, इन 0.1 सेकेंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल, यानी कोयल में इंड्यूस ईएमएफ बताना अपने को। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, एन बी ए और डी बी बाई डी टी, मतलब कोस की वैल्यू, तो ये लिख दिया हमने कोस 0 माइनस कोस 90 बाई टी, क्योंकि 90 तक लेके गए तो 0 से 90 तक, हो सकता है 90 से 180 तक भी लेके आ सकते हैं। एन की वैल्यू 800, बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, एरिया 0.05 और इसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाई टाइम कितना है 0.1। तो यहाँ से एक इसको काट दूँ, ये इसका नीचे बच गया 10, एक जीरो से एक जीरो काट दूँ, 40 4 10 की पावर -3, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 40, 40 का एक जीरो इसमें से चला गया और 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई, एक जीरो से काट दिया, एक ये तो मिल करके इसको क्या वैल्यू कर दी 3, यानी आ गया 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, जिसको हम लिख सकते हैं 0.016 0.016 0.016 0.016। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, स्क्वायर कोयल है जिसकी साइड है 25 सेंटीमीटर, हैविंग 1000 टर्न्स, इज रोटेट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एन इंस्टेंट टी, द ईएमएफ इंड्यूस इज कोयल इज दिस। तो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखनी है हमें, ई की वैल्यू जो है वो अपने को गिवन है, हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो आता है E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ से मैक्सिमम इसकी कितनी है, ये वैल्यू, क्योंकि अगर ये इक्वेशन अगर हम देखें तो ये P की वैल्यू होती है यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये हमारे पास ओमेगा होता है और ये T हो गया, तो P की वैल्यू आ गई अपने पास 200, N की वैल्यू कितनी है 1000, B की वैल्यू कितनी है निकालनी है अपने को B, एरिया कितना है, एरिया देखो स्क्वायर है यानी 625 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और ओमेगा कितना है 100 पाई, ओमेगा कितना है 100 पाई, यानी 100 पाई ओमेगा टी 100 पाई, ये देखो 200, ये 100 कट गए, इधर कुछ बचा, ये देखो 3 जीरो इसके साथ कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 बाई 625 मल्टीप्लाई पाई इक्वल टू बी। अगर इसको हम देखें 3 ले लें तो ये 18 मतलब 2000 के आसपास आएगा, यानी 20 बाई 2000। देखो ऑप्शन कैलकुलेशन इसी प्रकार से करना है अपने को, यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 से 2 कट गया मतलब 1/100, यानी 0.01 इक्वल टू बी, 0.01 टेस्ला, 0.01 टेस्ला कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऑफ कॉइल ड्यू टू चार्ज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ये तो फॉर्मूला है, ये आपके लिए छोड़ दे, आप इसको करके देखना। ये देखिए
ए मैग्नेट इज ड्रॉप्ड डाउन एन इन्फिनिटी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। एक कॉपर की ट्यूब है इस प्रकार की, उसमें हमने एक मैग्नेटिक टुकड़े को छोड़ा, ये लो एन और एस। जैसे एक बार गिरेगा ये तो स्पीड इसकी इंक्रीज होगी, जो ग्रेविटी लग रही है, धीरे धीरे इसके पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। उसके बाद इसको अपोज करना शुरू कर देगा। जैसे इसको अपोज करना शुरू करेगा, इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती होती कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे एक पैराशूट से कोई इंसान कूदता है, तो उसके बाद जो पैराशूट खुलने के बाद जो अर्थ पे यानी पृथ्वी पे जो छोड़ता है उसको, सरफेस पे जब छोड़ता है, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है, यानी उसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसे हम समझे कि एक हमारे पास वाटर का कोई जार है या फिर कंटेनर है, उसमें हमने कोई बॉल डाली, तो बॉल पहले तो तेजी से चलती है, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी उसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो उस वाली कंडीशन को ये फॉलो करेगा। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। द मैग्नेट मूव विथ कंटिन्यूसली इंक्रीज वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली एक्यूरेसी ए कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। पहला ही ऑप्शन सी है, यानी कुछ टाइम बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी ले लेगी। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट, एक स्मॉल पीस ऑफ वायर is across the gap between the pole piece magnet is 0.5 second. The magnetic flux between the pole piece is known to V is इंड्यूस ईएमएफ बताना वायर में। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए बाई टी, बी ए बाई टी। अब यहाँ पे एरिया वगैरह कुछ है क्या, अच्छा फ्लक्स ही दे रखा ना अपने को, तो फाई बाई टी, फ्लक्स फाई बाई टी, फाई बाई टी। तो फाई की वैल्यू कितनी है, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.5, ये हो जाएगा 80 बाई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यह आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, जिसको हम लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और उसको हम लिख सकते हैं 1.6 मिली वोल्ट, 1.6 मिली वोल्ट। ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेशन को इजी वे में करना है, यानी कि क्वेश्चन पढ़ा कैलकुलेशन के लगे, ऑप्शन पे भी नजर घुमाओ कि ऑप्शन चाहिए किस फॉर्म में अपने को, तो उसी रास्ते से अपने को चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो फॉर्मूला है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, कोयल है, ये मैग्नेट है, इसको हम इसके पास लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके एसएचएम करवा रहे हैं, मतलब इसको फिक्स कर दिया, इस स्प्रिंग, इसको मैग्नेट को पकड़ा हमने, इसके यहाँ तक लेकर इसको छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करेगा ये। जब ऐसे ऐसे करेगा, क्योंकि ये नीचे आना चाहेगा तो नीचे नहीं आने देगा, ऊपर जाना चाहेगा तो ऊपर नहीं जाने देगा, इसका मतलब ये एसएचएम करने लग जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, जी शो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट राइट, हाँ जब नीचे आएगा तो इधर दिखा रहा तो फिर इधर दिखाने लगेगा, यानी दोनों डायरेक्शन में क्या चलेगा इसका, दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन चलेगा। फिर क्या करेगा, विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या करेगा ये, अपनी स्पीड को कम करता 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 इस रुके भी ऐसे, तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट क्या नहीं होगा, एम्पलीट्यूड नहीं होगा। सो इन डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड नहीं, बोथ साइड दिखाएगा, क्योंकि जब मैग्नेट नीचे आ रही होगी तो उसमें करंट मान लीजिए इधर बन रही है, तो ऐसे डिफ्लेक्शन, ऊपर जा रही है तो करंट ऑपोजिट होगी तो इधर डिफ्लेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में दिखाएगा। जी नो डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस वोल्टेज इसमें बनेगा, सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट बट द एम्पलीट्यूड सडनली डिक्रीज, यानी एम्पलीट्यूड जो है वो इसका डिक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे इसका डिक्रीज होता जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल, आज का लास्ट क्वेश्चन, coil having entrance and resistance R ohm is connect with a galvanometer. The resistance 4 R ohm is combination is move in time t second from the magnetic field W1 to W2 Weber. The induced current in circuit is, करंट हमारे को बताना है इसका, देखो करंट I इक्वल टू क्या होगा, N बाई आर होगा, डी फाई बाई डी टी होगा। ठीक है,
यहाँ से एन की वैल्यू है अपने पास, एन की वैल्यू नहीं है ना, एन टर्न स्मॉल एन बाई आर, ठीक है। फाइव की वैल्यू, एरिया, एरिया कितना है इसका, रेजिस्टेंस तो हो जाएगा 5 m, देखो 4 r तो इसका है और r इसका, यानी 5 r हो गया टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में कनेक्ट है ना, रेजिस्टेंस देखते हैं कॉम्बिनेशन, टाइम t, टाइम की वैल्यू t है, ये हो गया ओमेगा 2 माइनस सॉरी W2 माइनस W1 बाई t की वैल्यू t। ऐसा ऑप्शन कौन सा अपने पास देख लो, ये n ऊपर आएगा, यानी इसका ये n यहाँ लगाएंगे, ये n यहाँ हटेगा, तो ऑप्शन बनेगा अपने पास n W2 माइनस W1 बाई 5 ROT, ठीक है। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट थी जिसको हमने ठीक किया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा फेराडे लॉ, और फेराडे लॉ की जो मेन बात थी उसको पढ़ा कि अगर फ्लक्स को हम चेंज करेंगे तो इंड्यूस वोल्टेज बनेगा। इंड्यूस वोल्टेज बनने के बाद अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट भी फ्लो होगी, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन इंड्यूस वोल्टेज जरूर बनेगा। अब वोल्टेज इंड्यूस होगा तो उसकी कंडीशन क्या क्या थी, यानी फ्लक्स को चेंज करना। फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, एरिया से, मैग्नेटिक फील्ड से, और एंगल से, मतलब रोटेशन से। इस प्रकार से हमने देखा। फिर इंड्यूस करंट निकाला, इंड्यूस हमारे पास निकालने के लिए क्या था, चार्ज। इस प्रकार से हमने आज की इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। आई होप कि आपको समझ आए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।